अब तुम मुझे बस ये बता सकते हो, मैंने जो कुछ भी झेला है, इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, वो परिवार अब रहा ही नहीं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। करीब 75 साल के हो चुके स्टैलोन का गुस्सा आज भी पहले जैसा है। ये है 2022 में आई नई अमेरिकन सीरीज टुल्सा किंग। 70 के दशक के इस दिग्गज एक्शन हीरो ने दिखा दिया कि असली पुराना गैंगस्टर किसे कहते हैं। कहानी की शुरुआत में ड्वाइट यानी लॉन्ग अंकल एक पुराने माफिया डॉन होते हैं। वो 25 साल जेल में बिता चुके हैं ताकि वक्त से पीछे न रह जाएं। वो रोज अखबार और साहित्य पढ़ते रहते हैं, उम्मीद में कि एक दिन फिर अपने पुराने भाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे। आज उनका जेल से बाहर आने का दिन है, लेकिन बाहर वैसी भीड़ नहीं जैसी उन्होंने सोची थी। पुराने साथी सिर्फ एक ड्राइवर को भेजते हैं उन्हें लेने। ड्राइवर उन्हें एक शानदार बंगले तक लाता है, जहां कुछ जाने पहचाने चेहरे उनका इंतजार कर रहे हैं। मुख्य कुर्सी पर बैठा है वही पुराना दोस्त, जिसकी जगह कभी ड्वाइट खुद लेने वाले थे, अगर उस वक्त उन्होंने चुप्पी न साधी होती। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं, उन्हें मेहमानों की तरह बिठाया जाता है। पीछे 2 हट्टे कट्टे पहरेदार खड़े कर दिए जाते हैं। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई सम्मान नहीं। और फिर उन्हें बताया जाता है अब उन्हें टुल्सा नाम के एक छोटे शहर में भेजा जा रहा है, जहां उन्हें नया धंधा खड़ा करना होगा बिना किसी मदद या पैसे के, और जो कमाई होगी वो भी ऊपर भेजनी पड़ेगी। ड्वाइट साफ मना कर देते हैं जब तक उनके सिर पर बंदूक न रखी जाए। लेकिन इससे पहले कि बड़ा बॉस कुछ कहे, नौजवान लड़के चिल्लाने लगते हैं। ड्वाइट को समझ आ जाता है कि अब ये वो पुराना गैंग नहीं रहा। वो झगड़ा नहीं करते, बस उठते हैं और कहते हैं क्यों न अब थोड़ी ताजी हवा ले ली जाए। उन्हें अब किसी से उम्मीद नहीं बची। 25 साल जेल में रहकर उन्होंने जिस परिवार के लिए सब कुर्बान किया, वही अब उन्हें पराया बना चुका है। वो बस यही सोचते हैं, गलती उनकी थी जो ऐसे लोगों पर भरोसा किया। दृश्य बदलता है। ड्वाइट अब टुल्सा पहुंचते हैं। हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ड्राइवर उनसे मिलने आता है। ड्वाइट को ऐसे चालाक लड़के पसंद हैं। ड्राइवर को पता भी नहीं कि वो एक असली माफिया डॉन के साथ है। थोड़ी बातों में पता चलता है कि ड्राइवर का नाम टायसन है, जो टुल्सा शहर का गाइड भी है। ड्वाइट, जो इस जगह को नहीं जानते, उसे कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी दवा की दुकान ले चले जहां स्पेशल सामान मिलता हो, और फिर वो उसे अच्छी खासी रकम देते हैं टिप के तौर पर। जैसे ही ड्वाइट आराम से गाड़ी से उतरता है, टायसन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो क्या करने वाला है। जैसे ही दुकान में कदम रखता है, वो सीधे वहां के मालिक से बात करने की बात करता है। लेकिन दुकान के कर्मचारी उसे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब तक सिक्योरिटी गार्ड ने पेपर स्प्रे नहीं निकाल लिया, तब जाकर ड्वाइट बाहर निकल आता है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। ड्वाइट सोचता है अगर थोड़ा हंगामा न हो तो कोई पहचानता भी नहीं। वो सीधा दुकान के मालिक से मिलने पहुंचता है, दुकान के खाते किताब देखता है और समझ जाता है कि इस दुकान में अच्छा खासा पैसा घूम रहा है। वो बहुत सभ्य अंदाज में मालिक से कहता है कि हर हफ्ते के मुनाफे में से 20% उसका हिस्सा होगा। बदले में वो दुकान की पूरी सुरक्षा संभालेगा। मालिक थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बताता है कि उसकी दुकान पूरी तरह कानूनी है और इस इलाके में कोई गैंग नहीं है। लेकिन ड्वाइट साफ बोल देता है, चाहे तुम्हें सुरक्षा चाहिए या नहीं, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। और इस तरह बिना ज्यादा बहस के ये दुकान उसकी पहली पार्टनर बन जाती है। बाहर निकलते ही वो टायसन को कुछ $1000 देता है। उसे कहता है कि जाकर एक लिंकन नेविगेटर गाड़ी खरीद लाए। साथ ही उसे हफ्ते की 2000 की सैलरी देता है ताकि वो उसका पर्सनल ड्राइवर बन सके। अब उसका पूरा बॉस लुक तैयार हो चुका है। लेकिन अगले दिन टायसन बुरी खबर लेकर आता है। कार डीलरशिप का मालिक उसकी त्वचा के रंग को देखकर भेदभाव करता है। न सिर्फ उसे गाड़ी बेचने से मना कर देता है, बल्कि पुलिस बुलाने की भी धमकी देता है। ड्वाइट भले ही उसे नया जानता हो, लेकिन वो अपने लोगों के लिए बहुत वफादार है। वो टायसन के साथ खुद कार शोरूम पहुंचता है। अंदर सीधा मालिक के ऑफिस में जाता है। मालिक जैसे ही ड्वाइट की शख्सियत देखता है, तुरंत मुस्कुराने लगता है और माफी मांगता है टायसन से की गई बेइज्जती के लिए। ड्वाइट अनुभवी आदमी है। ऐसे स्वार्थी लोगों को वो खूब पहचानता है। ऐसे लोगों से वो बहस नहीं करता, जहां जरूरत पड़े बस हाथ से काम लेता है। आखिरकार दोनों $5000 में गाड़ी लेकर निकल जाते हैं अपने नए साम्राज्य का सपना जल्दी पूरा करने के लिए। ड्वाइट फिर से उसी दवा की दुकान में लौटता है। मालिक उसे देखकर थोड़ा असहज हो जाता है। आखिर कौन उस इंसान को देखकर मुस्कुराएगा जिसने अभी अभी उसका इतना पैसा ले लिया हो। लेकिन ड्वाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी ईमानदार साझेदारी दिखाने के लिए वो टायसन से एक नया हाईटेक कैमरा सिस्टम लगवाता है। फिर मालिक उसे दिन की बिक्री दिखाता है। सिर्फ 2 घंटे में $5000 से ज्यादा की कमाई। ड्वाइट समझ जाता है ये बिजनेस वाकई में बहुत फायदेमंद है। लेकिन आज वो पैसे लेने नहीं आया, बल्कि ये जानने की दुकान मालिक को माल यानी गांजा कहां से मिलता है। और आखिरकार उसे अपनी जरूरत की जानकारी मिल जाती है। ड्वाइट अच्छे मन से दुकान के मालिक को समझाता है, जो खास सामान तुम बेचते हो, अगर फेडरल एजेंसी को जरा भी भनक लग गई तो अगली ही मिनट में वो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपने सारे कैश का हिसाब बहुत साफ सुथरा रखो। इतना कहकर वो मालिक से कहता है, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। उसी शाम वो दवा की दुकान से मिले पैसों के साथ बार में पहुंचता है। वहाँ एक लाल कपड़ों वाली लड़की उससे बात करने आती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि उसने आज तक इतना कूल अंकल नहीं देखा। क्या वो उसके साथ एक सेल्फी ले सकती है ताकि सोशल मीडिया पर डाल सके। ड्वाइट तुरंत मना कर देता है।
थोड़ी देर बाद एक नीली ड्रेस वाली लड़की आती है। लगता है आज की रात कुछ होने वाली है। ऐसी बातें संभालना तो ड्वाइट का पुराना काम है। आखिर उसकी पर्सनैलिटी में ही वो बात है। कुछ ही मिनटों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि ड्वाइट का तलाक हो चुका है और वो सुनहरे बालों वाली लड़की भी तलाक की प्रक्रिया में है। आज वो पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही थी, लेकिन ड्वाइट के साथ समय बिताने के बाद वो सोचने लगती है कि शायद ये रिश्ता थोड़ा लंबा चल सकता है। फिर अचानक उसे एक बात की पुष्टि करनी होती है। वो पूछती है, कैनेडी की हत्या के वक्त तुम कहाँ थे? ड्वाइट हंसकर कहता है, तब मैं हाई स्कूल में था। लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मतलब वो एक 75 साल के आदमी के साथ है। वो तुरंत अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से चली जाती है। ड्वाइट बस बेबस होकर मुस्कुराता है। लगता है वक्त किसी पर रहम नहीं करता। उसे क्या पता था कि वो सुनहरे बालों वाली लड़की असल में एक एजेंट है। अगले दिन स्थानीय पुलिस को सूचना मिलती है कि न्यूयॉर्क का एक बड़ा गैंगस्टर जेल से छूटकर टुल्सा पहुंचा है। ऐसे लोग बिना मकसद कहीं नहीं आते। जब वही एजेंट उस गैंगस्टर की फोटो देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि जिस आदमी के साथ उसने पिछली रात वक्त बिताया वो वही शख्स है जिस पर उन्हें नजर रखनी थी। अब सवाल ये है, इन दोनों के बीच आगे क्या होने वाला है? उधर 25 साल जेल काटकर निकले ड्वाइट को पहली मुश्किल का सामना तब होता है जब वो पैसे खर्च करना चाहता है। वो अपनी बेटी को एक पार्सल भेजना चाहता है, लेकिन काउंटर पर बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ कार्ड चलते हैं, कैश नहीं। ड्वाइट हैरान रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही जब वो कॉफी शॉप गया था वहाँ भी यही बात कही गई थी। उसके पास ढेर सारा कैश है, लेकिन खर्च करने की जगह नहीं मिल रही। वो झुंझला उठता है। आखिर वो सोचता है कि अब वक्त के साथ चलना ही पड़ेगा, इसलिए वो बैंक पहुंचता है और एक डेबिट कार्ड बनवाने की बात करता है। लेकिन जैसे ही बैंक मैनेजर उसे देखता है वो दंग रह जाता है। ड्वाइट के पहचान पत्र की मियाद 1998 में ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे नया आईडी कार्ड बनवाना पड़ा। वो फोटो खिंचवाने और सारे औपचारिक काम पूरे करने जाता है। सारे प्रोसेस के बाद स्टाफ उसे बताता है, 1 महीने बाद आकर कार्ड ले जाना। ड्वाइट तो पुराने खेल का खिलाड़ी है। वो चुपचाप $100 का नोट निकालकर सामने रख देता है। काउंटर पर बैठी लड़की मुस्कुराती है और उसे एक अस्थायी आईडी कार्ड थमा देती है। इस तरह ड्वाइट आखिरकार अपनी पहली बैंक कार्ड बनवा लेता है। उसकी इतनी मेहनत का एक ही मकसद था, अपनी बेटी का कॉन्टैक्ट ढूंढना। वो एक पेड वेबसाइट पर जाता है जहां से उसे एक नंबर मिलता है। वो कॉल करता है, लेकिन फोन एक आदमी उठाता है। पता चलता है कि उसकी बेटी अब शादीशुदा है। वो दामाद से कहता है, बस बेटी की आवाज सुनना चाहता हूँ। लेकिन जब बेटी फोन उठाती है तो बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। ड्वाइट जानता है कि उसने बेटी को बहुत कुछ खो दिया है। गैंग के काम में इतना उलझा रहा कि उसके बचपन का हिस्सा भी नहीं बन सका। अब जब संगठन ने उसे टुल्सा जैसे शहर में भेज दिया तो किसी और के लिए ये सब खत्म जैसा होता। लेकिन ड्वाइट अलग है। वो सामने ऊंची इमारतों को देखता है और सोचता है, मैं इस शहर को झुकाकर ही रहूंगा और एक दिन संगठन के सामने फिर सिर ऊंचा करूंगा। अपने मन को संभाल कर वो फिर उसी दुकान पर लौटता है। इस बार वो कोई बड़ा काम करना चाहता है। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उसे लेकर सीधा एक बड़े गांजा सप्लायर के फार्म पर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद एक रुखे चेहरे वाला आदमी बाहर आता है। वो फार्म मालिक जिमी का कजिन होता है। ड्वाइट आगे बढ़कर हाथ मिलाता है, लेकिन सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता, जैसे उसने किसी को देखा ही ना हो। फिर अचानक मुंह खोलता है और बदतमीजी से सबकी बेइज्जती कर देता है। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि जिमी खुद बाहर आता है। उसे पता है कि उसका कजिन थोड़ा पागल स्वभाव का है, वरना उसका बिजनेस कब का खत्म हो गया होता। सब लोग अंदर बैठकर सौदे की बात करने लगते हैं, लेकिन ड्वाइट का भाव तय करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इतना तेज और सीधा कि सप्लायर जिमी तो हैरान रह ही जाता है। उसके साथ आए लोग भी दंग रह जाते हैं। ड्वाइट बिना मौका दिए डील पक्की कर देता है और टुल्सा के सबसे कम दाम पर पूरा गांजा सप्लाई नेटवर्क अपने हाथ में ले लेता है। ड्वाइट ने टुल्सा पर अपना दबदबा बनाने की मजबूत नींव रख ली थी। अब वो यहाँ खूब नाम और पैसा कमा रहा था, लेकिन न्यूयॉर्क के माफिया हेडक्वार्टर में कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। उनमें से एक था एक छोटा डॉन, जिसे ड्वाइट ने जेल से छूटते ही इतना पीटा था कि आज तक बोलते वक्त उसकी सांस फूली रहती है। हर बार जब वो बोलता है उसका गुस्सा साफ झलकता है। वो सीधा बड़े बॉस के बेटे से मिलने पहुंचता है और ड्वाइट के खिलाफ शिकायत करता है। गुस्सा शांत करने के लिए बॉस का बेटा तय करता है कि ड्वाइट से बात करनी चाहिए। फोन पर दोनों कुछ औपचारिक बातें करते हैं, फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो ड्वाइट को 2 विकल्प देता है। पहला, $1 लाख देकर मामला खत्म कर दे, या दूसरा, आने वाले बदले के लिए तैयार रहे। ड्वाइट ठहाका लगाता है, क्या मजाक कर रहे हो? ये कोई टैक्स है क्या? बॉस का बेटा बीच में कहता है, दोनों ही ऊंचे पद पर हैं, तो संगठन की शांति बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि जिसने पहले हाथ उठाया वही थोड़ा नुकसान झेले। ड्वाइट शांत स्वर में जवाब देता है, ठीक है, मैं उसे कुछ भेज दूंगा, लेकिन अगर उसमें टिक टिक की आवाज सुनो तो खोलना मत। इतना कहकर वो फोन काट देता है। वो बड़बड़ाता है, ये छोटे कमीने अब हद से बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके पास इन बकवास झगड़ों के लिए वक्त नहीं था। अब उसके पास सस्ती और बड़ी सप्लाई चेन थी और वो दवा की दुकान उसके लिए पैसे कमाने की मशीन बन चुकी थी, जो शहर के नौजवानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। खाली वक्त में ड्वाइट भी सोचता है कि अब वक्त के साथ चलना जरूरी है। आज उसका ड्राइविंग टेस्ट का दिन था। भले ही उसने सालों से गाड़ी नहीं चलाई थी,
लेकिन उसके लिए ये बच्चों का खेल था। इंस्पेक्टर उसके ड्राइविंग स्किल्स देखकर दंग रह गया था कि तभी एक बाइक सवार बदमाश पास से कुछ छीनकर भागता है। वो जैसे ही देखता है कि पीछा होने वाला है, भाग खड़ा होता है। ड्वाइट किसी को इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। वो एक्सीलरेटर पर पैर रखता है और सड़क पर शुरू हो जाता है एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन। बदमाश बार बार गली बदलता है। उसे लगता है कि पीछा छूट गया, लेकिन अगले मोड़ पर ही ड्वाइट फिर सामने आ जाता है। बदमाश अचानक गाड़ी मोड़कर भाग निकलता है। इंस्पेक्टर डर के मारे कार में चिल्लाने लगता है। ड्वाइट गुस्से में कहता है, चुप हो जा, और फिर पीछा जारी रखता है। बदमाश देखता है कि बचना मुश्किल है, तो जानबूझकर गाड़ी को ड्वाइट की तरफ घुमाता है, लेकिन फिर अचानक रास्ता बदल देता है। ड्वाइट को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो देखता रह जाता है कि बदमाश भाग गया। गाड़ी के नंबर को याद रखने के लिए वो इंस्पेक्टर के सिर से बहते खून से कार के शीशे पर नंबर लिख देता है। बाकी लोग ड्राइविंग टेस्ट में कार तोड़ते हैं, ड्वाइट ने तो सीधा इंस्पेक्टर ही ठिकाने लगा दिया। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और ड्वाइट को थाने ले जाकर बयान दर्ज किया जाता है। वो बस इतना कहता है, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, समझ ही नहीं आया कब शुरू हुआ और कब खत्म। इस हादसे की सबसे बड़ी कीमत तो वो बेचारा इंस्पेक्टर लगभग जान देकर चुका देता है। लेकिन पुलिस वाले ड्वाइट के बयान पर यकीन नहीं करते। कहते हैं, न्यूयॉर्क का बड़ा गैंग लीडर इतनी आसानी से फंस गया। बात कुछ और है। ड्वाइट मुस्कुराकर कहता है कि वो टुल्सा सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करने आया है। ये कहते हुए खुद उसे भी अपनी बात पर हंसी आ जाती है। पुलिस के पास भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता, तो उन्हें उसे जाने देना पड़ता है। उधर वो कातिल सबूत मिटाने के लिए अपनी गाड़ी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। इधर ड्वाइट थाने में ही था कि अचानक उसे वही सुनहरी बालों वाली लड़की दिखाई देती है। वो बताती है कि वो एक एजेंट है और ड्वाइट की जमानत उसी ने कराई है। सामने खड़ी पुलिस वाली हैरान रह जाती है। एक तरफ माफिया बॉस, दूसरी तरफ एजेंट, ये साथ कैसे? फिर दोनों जैसे कपल्स की तरह डिनर पर चले जाते हैं और फिर अगली सुबह। खैर, बाकी बातें बताने की जरूरत नहीं है। छोटा सा रोमांटिक मोड़ खत्म होते ही ड्वाइट फिर अपने असली मिशन पर लौट आता है। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी और वो चाहे धरती के नीचे क्यों न छिपा हो, ड्वाइट उसे ढूंढ निकालेगा। वो न्यूयॉर्क के अपने पुराने संपर्कों को फोन करता है। उसे याद आता है कि जेल से निकलने के बाद उसने सिर्फ एक आदमी से पंगा लिया था, सिवन नाम का गैंग का ऊंचा सदस्य। ड्वाइट को लगता है वही इसका जिम्मेदार है, लेकिन जब वो बॉस के बेटे डॉची से बात करता है तो वो कहता है, तुम दोनों का मामला अब खत्म हो चुका है। तो फिर अगर वो नहीं तो आखिर कौन? ड्वाइट को याद आता है उस गाड़ी का नंबर जो उसने खून से शीशे पर लिखा था। वो अस्पताल जाकर उसी घायल इंस्पेक्टर से मिलता है। अगर तुम्हें लगा कि वो उसे देखने आया है तो नहीं, वो उसे धमकाने आया था। वो नंबर इंस्पेक्टर को थमाते हुए कहता है, अपने आरटीओ के दोस्तों से इस गाड़ी का पता लगवा, वरना अपने परिवार से अलविदा कहने की तैयारी कर। डरे हुए इंस्पेक्टर ने उसी दिन गाड़ी का लोकेशन निकाल दिया। ड्वाइट जब उस गाड़ी तक पहुंचता है तो गाड़ी में उसे एक खास निशान दिखता है। वो इंटरनेट पर सर्च करता है और पता चलता है कि वो पास के एक रैंच यानी पशु फार्म का लोगो है। संकेत मिलते ही ड्वाइट उसी रैंच की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहां का मालिक मदद करने से साफ इनकार कर देता है। ड्वाइट शांत रहता है। उसे पता है धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। रात होते ही वो रैंच के बाहर निगरानी में बैठता है और वाकई थोड़ी देर में वही कातिल वहां दिख जाता है। वो उसका पीछा करते हुए सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है। अंदर छोटे बच्चे को देखकर ड्वाइट कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसका दिल कहता है कि अभी नहीं। अगली सुबह जब कातिल की पत्नी और बच्चा बाहर निकलते हैं तो ड्वाइट अंदर घुसता है। कड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चलता है ये सब एक गलतफहमी थी। असल में दोनों 25 साल पहले एक दूसरे को जानते थे। वो आदमी जिसकी दाढ़ी अब सफेद हो चुकी थी बताता है, बॉस बहुत पहले से ही तुम्हें जेल में मरवाना चाहता था। उसे भरोसा ही नहीं था कि कोई इंसान 25 साल बाद भी चुप रह सकता है। अगर तुम कभी सरकारी गवाह बन जाते तो पूरा गैंग खत्म हो जाता। उस वक्त वो खुद जेल में था और अपने पुराने दोस्त को खबर देने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मौका कभी नहीं मिला। जब बात खुल गई तो जान बचाने के लिए वो टुल्सा भाग आया। उसे क्या पता था कि ड्वाइट भी यहाँ आने वाला है। वो तो समझ बैठा कि ड्वाइट उसे खत्म करने आया है, इसलिए उसने उस पर गोली चला दी। इतनी सारी बातें सुनकर ड्वाइट कुछ पल के लिए चुप रह गया। जिस गैंग के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही लोग आज उस पर भरोसा नहीं करते। दोस्ती के बदले उसे सिर्फ धोखा और शक मिला। अब वो दाढ़ी वाला दोस्त जिसके सिर पर बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं, बस इस दुनिया से निकलकर एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन ड्वाइट उसे समझा देता है, अब तू मेरे लिए काम करेगा, समझा? हर हफ्ते एक बॉक्स तैयार रहेगा, हर हफ्ते $300 मेरे खाते में आएंगे। इस तरह ड्वाइट की टीम में एक और साथी जुड़ गया। अब उसके पास दवाई की दुकान से एक स्थिर आमदनी थी, लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं होती। वो अपना इलाका बढ़ाना चाहता था। इस बार उसकी नजर पास के एक मनोरंजन पार्क पर गई। साथी ड्वाइट ने उसे बताया कि वहाँ पहले से ही कुछ खतरनाक लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन ड्वाइट को किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो अपने लड़कों को हिदायत देता है, जाओ वहाँ जाकर हंसी गैस बेचो। ये चीज लोगों को खूब पसंद आने लगी, लेकिन ज्यादा दिन सुकून नहीं चला। मनोरंजन पार्क के गुंडे उनके पास आ धमके। उन्होंने साफ कहा, हमारे इलाके में पैर मत रखो। जब छोटे ब्लैक ने अज्ञानता का नाटक किया तो उन्होंने उसे और उसके साथियों को बेरहमी से पीट डाला। उनकी सारी गैस की बोतलें और पैसे छीन लिए। ये बात ड्वाइट तक पहुंची
और अब मामला उसकी हद पार कर चुका था। वो टुल्सा के अपने हर आदमी को बुलाता है, हर किसी के हाथ में एक बेसबॉल बैट थमाता है और कहता है, चलो अब दिखाते हैं असली टुल्सा स्टाइल। अगले ही पल सड़कों पर गैंग वार शुरू हो गया। ड्वाइट ने उन्हीं के तरीके से जवाब दिया, तुमने मेरे लोगों को मारा, अब मैं तुम्हारे को मारूंगा, फर्क बस इतना है, मेरे लोग ज्यादा हैं। लड़ाई के बीच किसी ने पीछे से ड्वाइट के सिर पर वार किया। तभी दाढ़ी वाला दोस्त बीच में कूद पड़ा और ड्वाइट को बचा लिया। बाकी सब मिलकर उन गुंडों को चित कर देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जीत नहीं थी, ये तो मान सम्मान की वापसी थी। ड्वाइट ने न सिर्फ नुकसान पूरा किया बल्कि दुश्मनों के सारे औजार और माल भी ले गया। वो हमेशा कहता है, लड़ाई अपनी जगह है पर इंसाफ भी जरूरी है। वो जानता है कौन उसके लिए कितना मेहनत कर रहा है। दाढ़ी वाले की हिम्मत देखकर वो उसे नोटों की एक गड्डी देकर शाबाशी देता है। दाढ़ी वाला आदमी खुद को दुनिया के शिखर पर महसूस करता है, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचता है उसे फिर वो पुराना गुस्सा घेर लेता है। इस बार वो चुप नहीं रहता, सीधा अपने उस पड़ोसी के पास जाता है जो रोज उसके कुत्ते को तंग करता था। और ठीक उसी वक्त जब जिंदगी कुछ संभलती नजर आती है, ड्वाइट को एक बुरी खबर मिलती है, उसके भाई की मौत की। असल में जब वो जवान था और गैंग में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, परिवार से उसकी पहले ही बन नहीं रही थी। अब जब उसके बड़े भाई का देहांत हो गया तो उसे आखिरी बार मिलने वापस जाना पड़ा। अंतिम संस्कार में उसने अपनी बरसों से बिछड़ी बहन को देखा और वहीं उसकी नजर अपनी बेटी टीना पर भी पड़ी। दोनों की नजरें मिली। बेटी की आंखों में गुस्सा था, दर्द था और थोड़ा सा प्यार भी। ड्वाइट बस खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था एक बाप के फर्ज उसने कभी निभाए ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि न्यूयॉर्क आना उसके लिए फिर से मुसीबत बन जाएगा। दरअसल टुल्सा में जिन गुंडों की उन्होंने पिटाई की थी वो कोई आम सड़क छाप लड़के नहीं थे, बल्कि वहाँ के नामी बदमाश टुकड़ेबाज टोनी के लोग थे। उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इसलिए पुलिस को इशारा दिया गया कि ड्वाइट के ड्राइवर ब्लैक को पकड़ लिया जाए, बिना किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी त्वचा काली थी। ब्लैक को हिरासत में डाल दिया गया। पुलिस ने जब उसका फोन चेक किया तो उसमें फार्मेसी के मालिक का नंबर मिला। बस टोनी के लोग वहां पहुंच गए और मालिक से ड्वाइट के बारे में पूछताछ शुरू की। धमकी के डर से उसने सब उगल दिया। बताया कि ड्वाइट न्यूयॉर्क का बड़ा आदमी है और उनके बीच का रिश्ता ज्यादा सुरक्षा शुल्क जैसा है। टोनी ये सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, तो ये है न्यूयॉर्क का बड़ा गैंगस्टर। उसे क्या पता, आज की ये हंसी कल उसकी जान ले लेगी। उधर न्यूयॉर्क में गैंग के नए सरगना को खबर मिलती है कि ड्वाइट शहर वापस आ गया है। वो फोन पर गुस्से से पूछता है, तू वापस आया और मुझे बताया तक नहीं? मुझे गिनती में रखता भी है या नहीं? ड्वाइट ने शांत स्वर में जवाब दिया, भाई नहीं रहा, बस अंतिम संस्कार में आया हूँ और कोई मकसद नहीं। सामने से जवाब आया, तो सीधा हॉस्पिटल आ जा, पिता की हालत बहुत खराब है, ज्यादा वक्त नहीं। ड्वाइट कुछ नहीं बोला, बस फोन रख दिया। वो किसी का गुलाम नहीं था कि हुक्म पर भागे। अगले दिन भाई का संस्कार खत्म होने के बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसकी इज्जत नहीं की, जैसे वो कोई अजनबी हो। फिर वो अपनी बेटी की फूलों की दुकान पर पहुंचा। खून का रिश्ता आखिर रिश्ता ही होता है। वो चाहता था बेटी से खुलकर बात करे, लेकिन बात शुरू हुई और हालात फिर बिगड़ गए। टीना ने बताया कि जब वो जेल में था तो गैंग का एक आदमी निक नाम का अक्सर उनके घर आता था और उसकी माँ बेटी की जिंदगी नर्क बना दी थी। वो आज जिंदा हैं तो बस किस्मत से। ड्वाइट ये सुनते ही तिलमिला उठा। उसने बिना वक्त गवाए सीधा गैंग के हेडक्वार्टर का रुख किया, क्योंकि जो उसके परिवार को छुएगा वो खुद उसकी आखिरी सांस गिनेगा। गुस्सा जायज था, आखिर उसने गैंग के लिए 25 साल जेल में काटे थे और बदले में उसे मिला क्या? एक गद्दार साथी जिसने उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पीछे लोग इतना नीचे गिर जाएंगे। अगर वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में न गया होता तो शायद आज तक ये सब बातों से अनजान रहता। लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ गई थी तो वो उस हरामी को छोड़ने वाला नहीं था। मगर हर काम की एक कीमत होती है। ड्वाइट ने गैंग के नियमों को तोड़ दिया था। इनोई और उसके साथियों का मानना था कि ड्वाइट और उसकी बेटी दोनों को खत्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही गैंग का असली बड़ा बॉस भड़क उठा। उसका गुस्सा इतना डरावना था कि सारे सीनियर मेंबर चुप हो गए। बॉस का मतलब साफ था, ड्वाइट ने इस गैंग के लिए जान दी है, कोई भी उसे हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इनोई ये बात मानने वाला नहीं था। उसकी आंखों में जलन थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कोई अब भी उससे ऊपर खड़ा हो। उधर ड्वाइट अपनी बेटी की फूलों की दुकान पहुंचा और उसे बताया कि जिसने तुम्हें तकलीफ दी थी वो अब जिंदा नहीं है। लेकिन बेटी टूट गई। उसने कहा, पापा मैंने बड़ी मुश्किल से सब भुलाया था, अब तुमने फिर सब याद दिला दिया। वो डर में थी, माफिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ड्वाइट ने उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत कर, मैं उस पुराने बॉस को जानता हूँ, वो परिवार पर हाथ नहीं डालेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन एक गलती कर बैठा। वो इनोई को भूल गया था जो अंदर ही अंदर बदला लेने की ठान चुका था। टुल्सा लौटते ही जेल से निकला ब्लैक उसे एयरपोर्ट पर लेने आया। ब्लैक ने जो कुछ झेला था वो सुनकर ड्वाइट के दिल में फिर से बेचैनी उठी। दोनों सीधा फार्मेसी पहुंचे और जैसा वो सोच रहा था वैसा ही हुआ। दुकान बंद पड़ी थी। छोटे डी का फोन भी नहीं लग रहा था। इधर न्यूयॉर्क में ड्वाइट की बेटी को एक रहस्यमय फोन आया। सामने से कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। वो तुरंत पिता को बताने लगी। ड्वाइट ने कहा कि वो किसी को भेजेगा उसे सुरक्षा देने, लेकिन बेटी बोली, मेरे पति हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ड्वाइट ने ज्यादा जोर नहीं दिया, बस कहा,
फिक्र मत कर, इसे मैं संभाल लूंगा। फोन काटते ही उसे यकीन हो गया कि इसके पीछे इनोई ही है। उसने तुरंत अपने पुराने साथी गुडी को कॉल किया। जो भी प्लान तुम लोग बना रहे हो उसे अभी रोक दो, वरना अंजाम बुरा होगा। साथ ही उसने गुडी को टुलसा बुलाया। कुछ बातें हैं जो आमने सामने करनी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, वो FBI एजेंट जिससे उसका पहले भी सामना हो चुका था उसके पास पहुंच गया। उसने बताया, ड्वाइट, फेडरल ब्यूरो तुम्हारी जांच कर रहा है। हमें पता चल चुका है कि तुमने न्यूयॉर्क में क्या किया। उसकी साथी, वो सुनहरी बालों वाली एजेंट, कहती है जो भी कर रहे हो तुरंत रुक जाओ, वरना बहुत बड़ा मामला बन जाएगा। मगर ड्वाइट को परवाह नहीं थी और हुआ भी वही जो उन्होंने कहा था। FBI ने छापा मार दिया। सबसे पहले जिसकी शामत आई वो थी छोटे डी की फार्मेसी। अंदर घुसने वाले एजेंट ऐसे टूटे जैसे कोई डकैतों का झुंड उतर आया हो। ड्वाइट ने सुना तो मुस्कुरा दिया। मेरी मेहनत का हिस्सा बांटोगे? ये सुनते ही सामने वाला गंजा सरदार भड़क गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ड्वाइट पर एक और हमला हुआ। वो सोचने लगा कि इतनी हिम्मत किसमें आई, पर सामने वाला उसे मौका ही नहीं दे रहा था। गोलियां चलीं, कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन ड्वाइट कोई कायर नहीं था। वो पीछे नहीं हटने वाला। दोनों भिड़ गए और लड़ते लड़ते किचन से निकलकर बाहर पहुंच गए। सामने वही लोग थे, रॉकी गैंग के गुंडे, जो उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते थे। आज न जाने क्या सूझा कि अकेले ही भिड़ने चले आए। इसके बाद ड्वाइट अपने साथी के साथ जंगल के पास गया, जहां दोनों ने हथियार खरीदे। हालांकि किसी की जान नहीं गई, लेकिन सामने वालों का हमला युद्ध की घोषणा जैसा था। दूसरी तरफ रॉकी गैंग के गंजे सरदार को एक पार्सल मिला। उसके अंदर थी उसके दफन किए गए साथी की चमड़े की जैकेट। उस पर बना निशान देखकर उसे समझ आ गया कि उसका आदमी मारा गया है। वो साथी की बीवी सदमे में पागल सी हो गई। गंजे ने अपने आदमियों से कहा, इसे यहाँ से निकाल दो, मुझे झंझट नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो औरत बाहर निकली, उसने महिला एजेंट को फोन लगा दिया। एजेंट ने तुरंत पूछा, तुम कहाँ हो? फिर सारी बात सुनकर बोली, इस सब के पीछे वो गंजा है। अगर वो न होता तो तुम्हारा पति जिंदा होता। उसने औरत से कहा, उसके गुनाह के सबूत ढूंढो, बाकी मैं देख लूंगी। पति की मौत का बदला लेने के लिए वो औरत चोरी छिपे गंजे के ऑफिस में घुस गई। वहां उसने पहले देखा हुआ नोटबुक उठा लिया और पागलपन की तरह सबूत तलाशने लगी। भाई, कोई और जगह ढूंढ नहीं सकती थी क्या? तभी पीछे से आवाज आई। वो डर के मारे जड़ हो गई। गंजा मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने औरत के चेहरे की डर भरी शक्ल देखी और बोला, अब जब तुम्हारा पति नहीं रहा तो क्यों ना अब मेरे साथ रहो। बेचारी औरत डर के मारे हाँ में सिर हिला देती है। सोचती है बस ये आदमी गुस्सा न करे, मैं कुछ भी कर लूंगी। गंजे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो सुनो, मेरा पहला काम है। उसने रस्सी उठाई और औरत के गले में डाल दी। उधर महिला एजेंट को काफी देर तक उस औरत की कोई खबर नहीं मिली, तो उसने फोन किया। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई उस गंजे सरदार की। अब साफ था वो औरत शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर भी एजेंट ने तय किया कि उसे खुद जाकर सच जानना होगा। इधर रॉकी गैंग का मामला तो खत्म हुआ, लेकिन ड्वाइट के सिर पर एक और मुसीबत आ गई। न्यूयॉर्क में उसके ज्यादा दिखावे की वजह से उसका दामाद सड़क पर बुरी तरह पीट दिया गया। सारा शरीर चोटों से भरा था, कई हड्डियां टूट गईं। ड्वाइट की बेटी ने उसे फोन पर सब बताया। उन्होंने कुछ लूटा नहीं, बस पीट कर चले गए। ड्वाइट ने तुरंत कहा, तू सब छोड़कर टुलसा आ जा, यहाँ ज्यादा सुरक्षित है। पर बेटी ने मना कर दिया। वो अपने घर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। ड्वाइट समझ गया कि अब उसे कोई और रास्ता निकालना होगा। उसी वक्त न्यूयॉर्क मुख्यालय से गुडी टुलसा पहुंचा। ड्वाइट ने सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। गुडी ने सफाई दी, मैं नहीं कर सकता था ये काम, क्योंकि जब तक बड़ा बॉस जिंदा था कोई भी तुम्हारे परिवार को हाथ नहीं लगा सकता था। लेकिन उसने कम आंका था उस बागी लड़के इटोशी को सत्ता हथियाने के लिए। उसने अपने ही बाप का सिर पानी में डुबो दिया। जो कहे कि वो कम खतरनाक है, मैं पहले ही नहीं मानता। इटोशी ने अपनी टेढ़ी नकली विग ठीक की और बोला, अब देखता हूँ कौन मेरे सामने बोलता है। और उसका पहला निशाना कौन था? वही ड्वाइट। उधर ड्वाइट को अभी तक पता ही नहीं था कि उसका पुराना भाई जैसा बॉस मर चुका है। वो छोटा डी से एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहा था। अगर ये काम हो गया तो पैसा ऐसे आएगा जैसे नल खुला हो। दरअसल ड्वाइट टुलसा के बार के पीछे एक गुप्त कसीनो खोलने की योजना बना रहा था। छोटा डी को वो सबसे पहले साथ लाया, क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी भरोसेमंद है। छोटा डी ने भी अपने पत्ते खोल दिए। भाई, मैं करोड़पति हूँ। ड्वाइट ने जब उसके बैंक अकाउंट का नंबर देखा तो चौंक गया। लगभग $10 मिलियन का बैलेंस। छोटा डी हंसकर बोला, क्या तुम समझते हो सिर्फ तुम ही टुलसा में चालाक आदमी हो? ड्वाइट अब अपने टुलसा के किंग बनने के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ गया था। पर उसी रात गुडी जो जा रहा था वापस बार में लौट आया। उसने धीरे से कहा, बड़ा बॉस नहीं रहा। ड्वाइट कुछ देर चुप रहा। भले ही उस इंसान ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी उसके साथ काम किया था। अब वो जानता था इटोशी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और सबको हथियार चलाना सिखाना शुरू किया। बार का मालिक बना अस्थायी ट्रेनर। पर इन लड़कों की हालत देखकर ड्वाइट का माथा ठनक गया। छोटा डी बोला, भाई मुझे ये बंदूक भारी लगती है। ड्वाइट ने कहा, थोड़ी तकलीफ झेल ले, कम से कम जान बची रहेगी। छोटा ब्लैक तो और भी अजीब निकला। ड्वाइट चाहे जितना सिखाए वो मानता ही नहीं कि उसका स्टाइल गलत है।
उसे तो पूरा यकीन था कि उसका पोज एकदम फिल्मी है, जैसे शूटिंग नहीं कोई फैशन शो चल रहा हो। उधर न्यूयॉर्क में बड़े बॉस का अंतिम संस्कार चल रहा था। हिटोशी ने सबके सामने कहा, ये सब ड्वाइट की वजह से हुआ, उसकी वजह से ही पापा को हार्ट अटैक आया। वो कसम खाकर बोला कि अब ड्वाइट को मारना ही होगा ताकि पिता की आत्मा को शांति मिले। लेकिन बाकी बड़े सदस्य इससे सहमत नहीं थे। कहने लगे, आधा गैंग तो ड्वाइट ने खड़ा किया है, अब उसी के साथ विश्वासघात ठीक नहीं। हिटोशी को ये बात जली। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि कोई ड्वाइट की तारीफ करे। एक झटके में उसने उस बुजुर्ग सदस्य की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब याद रखो यहाँ बॉस कौन है। इस तरह उसने जबरदस्ती सबको चुप करा दिया। रात में ड्वाइट के पास हिटोशी का फोन आया। आवाज में मिठास थी। अंकल, मुझे बहुत अफसोस है, पापा के जाने के बाद आप ही मेरे अपने हैं। मैंने पहले जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब हमें साथ मिलकर इस गैंग को और बड़ा बनाना चाहिए। इतनी ईमानदारी सुनकर ड्वाइट का दिल भी पिघल गया। उसने बिना सोचे अपना पता बता दिया। लेकिन फोन कटते ही हिटोशी ने घड़ी देखी और बोला, चलो अब खेल शुरू करते हैं। उधर टुल्सा में गंजे सरदार ने अपने पुराने लोगों फेई बहनों को हुक्म दिया, ड्वाइट को ढूंढो और उसे खत्म करो। थोड़ी देर में उन्होंने ड्वाइट का ठिकाना भी निकाल लिया। छोटा ब्लैक ने उसे देखा और तुरंत कहा, भाई यही तो वही औरत है जिसने मुझे पकड़ा था। ड्वाइट हंसकर बोला, ऐसे लोगों से निपटना मेरा पुराना काम है। उसकी ठंडी निगाह देखकर फेई बहनें डर गईं। उन्हें लगा ये आदमी तो हमारे बॉस से भी ज्यादा खतरनाक है। डर के मारे उन्होंने झूठ बोल दिया, हमें वो नहीं मिला। लेकिन गंजा बॉस गुस्से से तिलमिला उठा, अब मैं खुद निपटूंगा उससे। रात में महिला एजेंट फिर ड्वाइट के पास आई। उसने बताया, मैंने स्टोन गैंग पर छापा मारने का वारंट निकलवा दिया है। ड्वाइट ने शुक्रिया कहा और उसे ऊपर चलकर जिंदगी पर चर्चा करने का न्योता दिया। पर तभी गंजा बॉस अपने आदमियों के साथ धावा बोल देता है। एजेंट ने ड्वाइट को बचाने की कोशिश की पर उसे गोली लग जाती है। सायरन की आवाज पास आती जाती है। गंजा बॉस भाग निकलता है। बस इस बार उसने ड्वाइट के सबसे नाजुक हिस्से को छू लिया था, उसका गुस्सा। बाकी की कहानी देखते रहिए एक्सप्लेनिफाई सिनेमा, जहां हर कहानी एक नई जिंदगी दिखाती है।